तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो करो हिंदू राष्ट्र की तैयारी फिर 81% पे। अभी जब रोहिणी कमीशन वाला तीर नरेंद्र मोदी अपने तर्कस से निकल के अपने धनुष पे संधान करेंगे, आह्वान करेंगे, तब ये जितने मलाई खाने वाले टॉप के ओबीसी के अंदर आ रहे हैं वो ईबीसी विभाजित हो जाएगा और फिर कहेगा कि मेरी हिस्सेदारी में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी भागीदारी कहां से आ गई, वहां तो मेरी हिस्सेदारी है। मैंने बोला था पिच पे आने दीजिए, टाइमिंग के खिलाड़ी है मोदी जी, इतनी जल्दी नाराज नहीं होते, अपने सेनापति नेतृत्व पे भरोसा रखिए। दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट की जो 4 और 5 नवंबर को होने वाला है, और अभिषेक जी से कहूंगा कि वो इसके बारे में कुछ बोले। एक्सपीरियंस के बारे में सर, देखिए मेरा और हर्षवर्धन त्रिपाठी सर का एक कन्वर्सेशन था जो आपको भी पता नहीं होगा। हम लोग उस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पे थे, तो हर्षवर्धन सर ने कहा था, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर ने, कि जो संजय दीक्षित जी कर रहे हैं ना, कॉन्क्लेव करा के राष्ट्रवादियों को एक मंच पे जिस प्रकार से बुलाया है, ये अपने आप में अद्भुत अनुभव है मेरा अभिषेक जी। और ये इसलिए अद्भुत है क्योंकि आज तक हम जयपुर को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के हिसाब से समझते थे। अब लग रहा है कि यहाँ वास्तव में कोई हिंदुओं को मंच दे करके उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, और कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जो व्यक्त व्यक्त करना चाहते हैं इस देश के दर्शकों के आगे, इस देश के लोगों के आगे, वो व्यक्त कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ सर, ये बात तो है, और मेरी फीलिंग तो कुछ और भी कहती है कि जिस हिसाब से ये सब्जेक्ट तय होता है इसमें, और मेरा तो ये मानना है कि सर ये जो चूंकि मुझे तो होस्ट करना है एक शो, तो ये जो सब्जेक्ट चुना गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वास्तव में। इस वक्त भारत एक चौराहे पे, अब आज देखिए ना सर, मुद्दा बदला हुआ है, चाइनीज यूट्यूबर पे कार्रवाई हुई है, और कितना जबरदस्त। मैं तो पता है सर, सुबह 7:30 बजे मेरे पास फोन की घंटियां बजने लगी। मुझे लगा था आज जो आप मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली के मेरे ठीक ठाक सोर्स काम करते हैं, एक साथ दोनों फोन पे घंटियां बजी हैं। और लगभग मैं उठा, मैंने मुंह धोया, बोला क्या बात हुआ। बोला अरे अभिषेक तिवारी, ऐसा है कि एक साथ 30 जगह पे रेड हुआ है। मैंने बोला ये किस चीज का रेड हुआ है। तो बोला कि नहीं, वो चाइनीज यूट्यूबर वाला मामला जो था वो बहुत सीरियस हो गया है, और उसमें एक फैक्टर है अनुभव चक्रवर्ती, उसने डील कराई थी गौतम नवलखा के थ्रू, ये सारा ट्रेल पास हो गया। मैंने बोला क्या बात कर रहा है यार, गौतम नवलखा को 2018 में अरेस्ट किया गया था, फिर भी कैसे हो गया। और ये अनुभव चक्रवर्ती तो एनडीटीवी वगैरह में हुआ करता था। बोला कि सर ये मामला सिर्फ वहीं तक नहीं जाएगा सर, बहुत जाएगा। इस पे मेरे पास बहुत कुछ जानकारियाँ थी, मैंने शेयर भी किया बहुत, और इस पे 2-3 एपिसोड करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो आप कर रहे हैं ना कि हम वास्तव में एक चौराहे पे हैं, जहाँ एक तरफ चीन के गद्दार बैठे हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान के गद्दार बैठे हुए हैं, और ये सब भारत के अंदर है। एक तरफ गजवाए हिंद वाले हैं, वो आरफा खानम की सुरमई आँखियों में जब भी मैं झाँकता हूँ ईमानदारी से, तो मुझे गजवाए हिंद का ख्वाब नज़र आता है। पता नहीं क्यों सर। क्यों? रोहिणी सिंह की आंखों में नहीं लगता? नहीं सर, वहाँ वो अलग ख्वाब है सर, वो ईसाइयत वाला ख्वाब है, कि अच्छा। हम मिशनरी गैंग वाले हैं, वो अलग ख्वाब है। तो और राजदीप की आंखों में क्या झांकते ही नहीं आप? नहीं सर, मैं मीठा नहीं झांकने हूँ लायक सर। नहीं है। नहीं, वो उसकी हरकतें मीठों वाली हो गई है सर, इसलिए मैं नहीं झाँकता। तो ख़ैर जो भी, ये मैं कॉन्क्लेव पे था कि ये जयपुर डायलॉग कॉन्क्लेव में आपका एक्सपीरियंस जो होगा ना, वो अद्भुत होने वाला है। और मेरा जल्दी वीडियो आने वाला है, वो इंट्रो वाला, वो जल्दी मैं जयपुर डायलॉग्स टीम से बोलता हूँ भेजिए भाई टाइम पे। अब महीने भर से कम का समय बचा हुआ है, हैं? जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप लोग और आ जाइए। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हमें सहायता भी कर दीजिए क्राउड फंडिंग के माध्यम से, और अ, जिनको स्पॉन्सरशिप लेनी हो तो वो भी कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और आज हम बात करने वाले हैं उस धमाके की जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया है। उसको कह रहे हैं कि उन्होंने एटम बॉम्ब फोड़ दिया है और पूरे भारत में उथल-पुथल मचा दी है। अब सब कुछ उलट-पुलट जाएगा। सारे राजनीतिक समीकरण जो आज तक बने हैं वो ध्वस्त हो जाएँगे और मोदी जी अपना रास्ता नापेंगे। अभिषेक जी हमारे साथ हैं। तो अभिषेक जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
करो हिंदू जितनी राष्ट्र की आबादी तैयारी, उतना हक करो है। हिंदू राष्ट्र की फिर तैयारी, क्योंकि हमारा हक तो बिहार में भी अभी ठीक है, 82% से 81% हो गए, लेकिन अभी भी तो हिंदू मेजोरिटी में है। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो करो हिंदू राष्ट्र की तैयारी फिर 81% पे। देखिए तो कल मेरे साथ ऑप इंडिया के भी दो विश्लेषक युवा मेरी तरह हैं, अनुपम भाई और अजीत झा भाई जुड़े हुए थे शो पे। हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आप सब सवर्ण लोग जुड़े हुए थे, क्या मतलब है उसका? तो चलिए आज लेटेस्ट ब्रेकिंग, चूंकि अभी 4 बज के कुछ मिनट हो रहा है और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और अभी 5 मिनट पहले पीसी समाप्त हुई है चिराग पासवान जी की, जिसमें जिनका जो मुद्दा था कि ये पूरी तरह से आंकड़े फर्जी हैं। इस आंकड़े को चिराग पासवान की पार्टी नहीं मानती है, और इस आंकड़े में उन्होंने बहुत गंभीर प्रश्न नीतीश सरकार और लालू प्रसाद यादव की मंशा पे लगाई है कि एक राजनीतिक रूप से लाभ लेने की मंशा से ये जातीय जनगणना कराया गया, जिसमें फर्जी आंकड़े दिए गए हैं। एक और चीज मैं बता दूं कि ये ऑलरेडी मामला अब कोर्ट में जा चुका है, 6 तारीख को इस पे सुनवाई है। तो ये अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा जो बनाने का प्रयास कर रहे थे कि वापस 90 के दशक में इससे हम लौट जाएंगे, ये होगा सर। नीतीश के लिए ये बैकफायर अब कर रहा है, और नीतीश को अब भी एहसास नहीं हुआ है ये एहसास, लेकिन जिस दिन जातीय जनगणना बाहर आया उसमें मेरा कैलकुलेशन कहता है कि 14% यादव इन्होंने दिखाया, 17% मुसलमान दिखाया, लेकिन कोई 2 कुर्मी 2.8%। यानी ये मात्र इतने प्रतिशत के नेता हैं नीतीश कुमार। ये इससे बड़ा शायद सेल्फ गोल राजनीति में मुझे लगता है एक 90 के दशक में जो है प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसके जो मंडल कमीशन के चक्कर में, और शायद इससे बड़ा सेल्फ गोल कोई किसी ने नहीं किया। जी अब तो भाई कोरी भी 4% से ऊपर है। तो नहीं नहीं, आप कुर्मी जो है, कुर्मी कहाँ से लीड करेंगे अब? कुर्मी सिर्फ कोरी तो लीड की बात नहीं है ना। लवकुश कॉम्बिनेशन है, तो लवकुश कॉम्बिनेशन का भी फिर इस हिसाब से यदि यही सब कुछ है, तब तो फिर होना चाहिए। अब आइडेंटिटी जो है केवल कास्ट की ही रहेगी, ऐसा हमारे नीतीश बाबू और श्री तेजस्वी बाबू कहते हैं, या लालू बाबू कहते हैं कि केवल एक ही आइडेंटिटी मैटर करती है, वो है कास्ट आइडेंटिटी। देखिए तो फिर ये लोग तो फिर जी राहुल गांधी की कौन सी आइडेंटिटी है? राहुल गांधी को निर्वासित करो यहाँ से, वो तो पारसी हैं। नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का दो और सेल्फ गोल हुआ। मुसलमान कह रहा है कि हम 17% है, क्योंकि वैसे तो जातीय जनगणना मुसलमानों की भी है, लेकिन मुसलमानों को डायरेक्टली 17% में दिखा दिया गया है। तो मुसलमान कह रहा है हमको डिप्टी सीएम बनाओ भाई, हमारी हिस्सेदारी ज्यादा है। दूसरा, इसमें अगर हम राजनीतिक रूप से इसको बिहार के डेमोग्राफी के हिसाब से समझे, और ये आप समझते हैं इसलिए क्योंकि आपने बहुत बार बिहार में चुनाव करवाया है, तो बड़ा गजब डेवलपमेंट है। उपेंद्र कुशवाहा को और सम्राट चौधरी, ये दोनों कुशवाहा समुदाय से आते हैं राजनीति। तो अब ये जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो सबसे पहले ये चुनाव के क्षेत्र में है। इसको लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं जहां से सेंस कर रहा हूं, ये कितना सेल्फ बड़ा बड़ा सेल्फ गोल है। नीतीश कुमार को अभी समझ में आएगा। वो कहेंगे 2% है, ये हो ज्यादा कुर्मी नेता को तुम कैसे एमएलए का टिकट दे सकते हो, एमपी का टिकट कैसे दे सकते हो। उसी प्रकार से अन्य पार्टियों के अंदर जो महत्वाकांक्षा है, या अन्य जाति विशेष के लोगों के अंदर की जो महत्वाकांक्षा है, उतनी भागीदारी तो दोगे। अरे मुसहर भी ज्यादा है कुर्मी से। वो जीतन राम मांझी की पार्टी वो है सर, वो वास्तव में है, लेकिन जितना दिखाया मुझे लग रहा है उसमें भी 1% का उनको कम किया गया है। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटेंशनल है, वो चिराग पासवान ने कहा है, तो लेकिन ये मेरा ये है कि पासवान और पासी अलग अलग क्यों दिखा दिया है? वो है पासी पासी समुदाय को जो वो ताड़ से ताड़ी उतारता है, उसको बिहार में हम लोग पासी कहते हैं सर। है तो तो वो ये भी अलग पासवान। जाति है। और एक और बात मैं बता दूं सर, पासवान सर वो लोग धोबी को कहते हैं, जो कपड़े वगैरह धोते हैं, उस समुदाय से लोग आते हैं। ये लड़ाका कम्युनिटी मानी जाती है बिहार की। तो
मेरा ये कहना है कि जो महत्वाकांक्षाओं का अलग अलग पार्टी में अलग अलग ओबीसी के नेता हैं, ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ओबीसी की एकमात्र देश में पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है। ये सेल्फ ई गोल नहीं ई है। ई तो और ईबीसी तो ज्यादा है ना। तो ये हमारे ये यादव भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लालू यादव क्या कर रहे हैं? अब मैंने वही कहा, इनको लगा कि इनके तर्कस में एक ही तीर है, वो चला दिया ब्रह्मास्त्र समझ के। अभी जब रोहिणी कमीशन वाला तीर नरेंद्र मोदी अपने तर्कस से निकल के अपने धनुष पे संधान करेंगे, आह्वान करेंगे, तब ये जितने मलाई खाने वाले टॉप के ओबीसी के अंदर आ रहे हैं वो ईबीसी विभाजित हो जाएगा। और फिर कहेगा कि मेरी हिस्सेदारी में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी भागीदारी कहां से आ गई, वहां तो मेरी हिस्सेदारी है। अच्छा, दूसरा झूठ क्या है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इनको लगता है कि 50% आरक्षण है और बाकी 50% किसी जनरल के लिए आरक्षण है। ये जो इस बिहार में नेता, चूंकि नेताओं ने बिहार के लोगों को तो पढ़ने नहीं दिया, तो समझ में नहीं आता कि वो अनारक्षित के लिए नहीं है सिर्फ। आप उस कट ऑफ को जैसे ही पार करके जनरल क्लास में आते हैं, वो आप 50% के उस श्रेणी में चले जाते हैं। ये बिहार के 80% लोगों को पता नहीं है और इसी वजह से ये पॉलिटिक्स खेला गया है। उन्हें लगा कि वो सोशल मीडिया के दौर में उसी तरह से 90 के दशक में जिस प्रकार से बेवकूफ बनाते आएंगे। मैं कल कई पान वान और चाय वाय की दुकानों पे गया हूँ सर, वहां पे सबसे अच्छा फीडबैक मिलता है, क्योंकि बिहार में वहां पे जमावड़ा होता है ना सर, वहां पे राजनीतिक चर्चाएं होती है। तो हम लोग गए और कई जगह विजिट किया और पता चला कि ये मुद्दा भी उतना ही बड़ा बैकफायर करने वाला है लोकसभा के संदर्भ में भी। तो विधानसभा में कैसे क्या समीकरण होगा, वहां भी जातीय समीकरण होता है। और मैं हमेशा कहता हूं, बिहार में चाहे 2019 का चुनावी रिजल्ट रहा हो या 2014 का चुनावी रिजल्ट रहा हो, होता खेल कास्ट का ही। और कास्ट के लोगों को ही ये वोट करते हैं। अगर बिहार से कास्ट हटा दिएगा और कहेगा बिहार के में विकास के नाम पे वोट करना है, तो बिहार के लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे साला, इस नाम पे कैसे वोट किया जा सकता है? विकास के नाम पे भी वोट होता है आप क्या? आपको एक किस्सा सुनाते हैं जी। बिहार का। जब मैं पहली बार बिहार में चुनाव कराने गया 1999 में, लालू जी का राज था यहाँ पे। और बिहार उस समय यूनाइटेड बिहार था। हाँ। जो आज का झारखंड है उसमें था। 54 सीटें हुआ करती थी, लोकसभा का चुनाव था। और मैं महाराजगंज कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें प्रभुनाथ सिंह लड़ रहे थे। प्रभुनाथ सिंह जेल में है आप? हाँ, अब जेल में है। तो उस जी। समय भी उनके 29 केसेस थे उनके। और हम्म। कुछ छोटे मोटे केस नहीं करते थे वो मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, इससे नीचे का हाँ कोई हाँ, केस नहीं था वो उसमें। नीचे वाला नहीं होता था, ठीक बात। हाँ, नहीं, वे ये आपके ये सेक्सुअल ऑफेंस नहीं करते थे वे इस ना ना। मामले में ठीक थे। तो हमने जब वहाँ की स्थिति देखी बिहार की, तो देखा भाई कि 23 किलोमीटर जाना था, 4 घंटा लग गया। और किसी से भी कोई भी पूछो तो भाई स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पानी तो खैर वहाँ चारों तरफ फैला हुआ है, तो कहीं से भी पोखर से उतार के पी लो। तो अब जब लोगों साफ से पानी नहीं पूछा था। तो उनको, हाँ, तो उनको क्या समस्या है, तो उनको इसके किसी को भी कोई समस्या नहीं थी इन चीज़ों से। हाँ, उसके बाद क्योंकि मैंने उसके बाद मैंने एक निष्कर्ष निकाला। और वो निष्कर्ष जो है वो मैंने कई बार कहा, आज मैं यहाँ प्रामाणिक रूप से जयपुर डायलॉग्स पे कह देता हूँ कि भाई कि बिहार की धरती में ही कुछ ऐसी बात है कि बिहार की धरती या पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती जो है वहीं पर निर्वाण मिलता है। वहाँ आदमी जो है वो पूरी तरह से संतोष में चला जाता है और फिर निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान बुद्ध की भी वहीं हुई, पूर्वी उत्तर जी। प्रदेश कुशीनगर में। और भगवान महावीर की भी वहीं हुई। और जी। आज भी वहाँ जितनी भी जनता है वो निर्वाण की स्थिति में ही जीती है। हम्म। जी। नहीं, उसका कारण है, मैंने जो बोला ना कि जाति हटा देंगे, तो मैं बताता हूं सर। अगर आप इसमें 2014 का खेल देखेंगे तो नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़े थे। अब राजद, अब इसी वोट आंकड़ों को मैं चिराग पासवान की तरह ये नहीं कह रहा हूं कि फर्जी है, क्या है, जैसा भी है, लेकिन राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसी आंकड़े पे हम चलते हैं। लालू प्रसाद यादव की कम्युनिटी का वोट शेयर कितना पहुंचता, माई समीकरण, उसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास उस वक्त।
तो माई समीकरण का टोटल वोट शेयर पहुंचता था 30-32%। कुछ यादव टूटते भी तो हैं, कुछ यादव वोट नहीं कर पाते, कोई मुसलमान भी 100% तो वोटिंग कहीं भी नहीं पाते। तो आप बताइए सर, 30% का वोट 2014 में इनके पास था। बीजेपी के पास सॉलिड उनके सिर्फ संघ का 28% वोट है। उसमें ये जो जाति वाती में तोड़ रहे हैं वो सब आता ही नहीं है। संघ मतलब संघ होता है, वो इधर वोट उधर वोट नहीं जाता। इसके अलावे पासवान वोट था सॉलिड 6%, कुशवाहा वोट पहुंच गया, तो इनका टोटल वोट शेयर पहुंचता 38%। बीजेपी 31 सीटें जीती, स्वाभाविक बात है। और मुस्लिम सेंट्रिक जो सीमांचल है वहीं पे उनकी सबसे अधिक जनसंख्या है, इस वजह से वो हारी सारी की सारी सीटें। अब आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, जदयू साथ में थी तो बीजेपी का वोट शेयर 42% पहुंच गया। भाई हार अब जाती जदयू कहीं साथ थी। में थी, इस पे 1 मिनट में आपको रोकता हूँ भाई। जदयू तो 2.86% की पार्टी है। पहले भ्रम बना हाँ, रखा था हमारे नीतीश बाबू ने कि वो जो हैं वो अति पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन वो तो पिछड़ों में आते हैं, अति पिछड़ों में तो नहीं है। तो वो जो अति पिछड़ों वाले जो नेता थे वो, अब वो अति पिछड़ों का ताज तो किसी और के पास जाएगा। अति नहीं पिछड़े तो देखिए, नरेंद्र मोदी के पास जा सकता है। उनके पास भी जा नरेंद्र सकता है, लेकिन क्या है, नीतीश के साथ एक जो बड़ा फैक्टर हो जाता है जब वो बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ जुड़ते हैं, वो सिर्फ कुर्मी के नेता नहीं है, वो लौ कुश समीकरण के नेता है। उस वक्त तक उपेंद्र कुशवाहा उस समीकरण के नेता नहीं थे। अब इनको बनाया जा रहा है तो और ज्यादा पॉपअप कर रहे हैं, तो वो वोट शेयर 7-8% हो जाता है। इनके पास महिला साइलेंट वोटर है सर, शराबबंदी के बाद से लगातार है, और पहले भी, क्योंकि इन्होंने खूब साइकिल और पोशाक बांटे हैं, इन सब का एक काम किया है। लेकिन ये तब होता है जब बीजेपी के साथ रहते हैं, लेकिन बीजेपी से जैसे डिटैच होते हैं तब इनका वोट शेयर जो है वो 8 के बजाय 6% पे आता है। क्योंकि एक तबका है जो मानता है एंटी राजद की राजनीति हमको करनी है, और वो इनके से छिटक जाता है। और अब तो और हालत खराब है, क्योंकि महिलाओं के प्रति भी अपराध बिहार में बहुत तेजी से बढ़ा है और पनपा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर आप देखेंगे तो इनका 35-36% का टोटल वोट शेयर का आंकड़ा हो रहा है, और इसमें 36% में सीमांचल का एकदम अटैच्ड मुस्लिम वोट भी है। तो बाकी इलाकों में ये आंकड़ा कॉन्सेंट्रेट करके 30-31% पहुंचता है सर। अब आप बताइए 31% वोट शेयर पे लोकसभा में आप कितनी सीटें जीतेंगे? मैं बात कर रहा हूं जहानाबाद हो गया, मुंगेर हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, उसी तरह से शिवहर हो गया, तिरहुत प्रमंडल के सारे हो गए, चंपारण हो गया। इन सब इलाकों में वो माई समीकरण उतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा। दूसरी बात, आप सोचते हैं कि ये ठीक है, माई समीकरण पाटलिपुत्र लोकसभा में क्रिएट करेगा, वहां पे बहुत यादव हैं, तो वहां पे मुस्लिम कम है, और वहां पे कैंडिडेट भी रामकृपाल यादव है जो बीजेपी की तरफ से, और रामकृपाल का बेटा है यादवों के बीच में, वो लगातार पिछले 4 साल से मैसेज दे रहा है कि ये यादव विरोधी असली लोग यही है, ये सिर्फ अपने बेटे परिवार तक सीमित रहते हैं। तो उसका भी 1%, 2%, 3%, 5% जो भी असर पड़ेगा वो आप ही पे पड़ेगा, बीजेपी पे तो पड़ना नहीं है। तो इसी वजह से ये आंकड़े किए गए थे कि जब तक आग नहीं लगाया गया जाएगा, जब तक तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब तो आज सुबह से ब्रह्मास्त्र कहीं और चल रहा है, पूरी मीडिया की चर्चा से ही गायब हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से स्टेटमेंट दे दिया है हिंदुत्व को लेकर के। मैंने बोला था पिच पे आने दीजिए, टाइमिंग के खिलाड़ी है मोदी जी, इतनी जल्दी नाराज नहीं होते, अपने सेनापति नेतृत्व पे भरोसा रखिए। अब जाकर के कन्हैया लाल का मुद्दा उठ गया, वो भी चित्तौड़ में। इत्तेफाक है क्या? नहीं, मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ एक मेयर कॉन्सिडेंस है, नहीं, वो सोची समझी हुई बात है। और अब जनसंख्या का जो ये आया है आंकड़ा, उसके ऊपर भी, जातीय जनगणना पे भी जो स्टेटमेंट आया मोदी जी का, एकदम बहुत कैलकुलेटेड स्पीच है सर। जी। हाँ, उन्होंने तो कह दिया भाई, उनको तो एक तरह से इन्होंने जो है वो फुल टॉस दे दी है। तो वो फुल टॉस हाँ, तो भाई वो पारंगत खिलाड़ी हैं, तो फुल टॉस को तो वो स्टेडियम के बाहर डिपॉजिट कर ही देंगे, आप जानते हैं, तो कैसे छोड़ देंगे उसको। और जो स्टेटमेंट मैंने देखा और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब क्या कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, तो इसका मतलब फिर माइनॉरिटीज़ का सारा हक समाप्त कर दिया जाए।
अब देखिए ये पूरा एक ऐसा है ना कि इससे पूरा आप ओबीसी के अंदर उनका आरक्षण और बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं और मुझे लगता है ये एम्पायर से रिव्यू लगवा के अगली गेंद पे भी जो इन्होंने सिक्स मारा है ये लगातार ये मध्य प्रदेश से लेकर के कई जगह पे ये बोला जाएगा फुल टॉस वाला गेंद और फिर छक्का मारा जाएगा हर एक राज्य में कि जिसकी जितनी भागीदारी इसीलिए मैंने कहा कि अब हिंदू राष्ट्र बनना है जरूरी तो वो तो वो हम तो पूछ रहे हैं राहुल गांधी फिर कहाँ, उनकी कौन सी हिस्सेदारी है? मैं राहुल गांधी की हिस्सेदारी समझाई जाए। चलिए उसकी बात करते हैं, उससे पहले नहीं वो हम जरा बात कर लेते हैं दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट की, जो 3 और 4 और 5 नवंबर को होने वाला है। और अभिषेक जी से कहूँगा कि वो इसके बारे में कुछ बोले। एक्सपीरियंस के बारे में सर देखिए मेरा और हर्षवर्धन त्रिपाठी सर का एक कन्वर्सेशन था जो आपको भी पता नहीं होगा हम लोग उस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पे थे तो हर्षवर्धन सर ने कहा था हर्षवर्धन त्रिपाठी सर ने कि जो संजय दीक्षित जी कर रहे हैं ना कॉन्क्लेव करा के राष्ट्रवादियों को एक मंच पे जिस प्रकार से बुलाया है ये अपने आप में अद्भुत अनुभव है मेरा अभिषेक जी और ये इसलिए अद्भुत है क्योंकि आज तक हम जयपुर को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के हिसाब से समझते थे अब लग रहा है कि यहाँ वास्तव में कोई हिंदुओं को मंच दे करके उनकी अभिव्यक्ति की आजादी और कोई बाउंडेशन नहीं है आप जो व्यक्त व्यक्त करना चाहते हैं इस देश के दर्शकों के आगे इस देश के लोगों के आगे वो व्यक्त कर सकते हैं मैंने बोला हाँ सर ये बात तो है और मेरी फीलिंग तो कुछ और भी कहती है कि जिस हिसाब से ये सब्जेक्ट तय होता है इसमें और मेरा तो ये मानना है कि सर ये जो चूंकि मुझे तो होस्ट करना है एक शो तो ये जो सब्जेक्ट चुना गया ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वास्तव में इस वक्त भारत एक चौराहे पे अब आज देखिए ना सर मुद्दा बदला हुआ है चाइनीज यूट्यूबर पे कार्रवाई हुई है और कितना जबरदस्त मैं तो पता है सर सुबह 7:30 बजे मेरे पास फोन की घंटियां बजने लगी मुझे लगा था आज जो आप मुझे बुला रहे हैं क्योंकि आपको पता है दिल्ली के मेरे ठीक ठाक सोर्स काम करते हैं एक साथ दोनों फोन पे घंटियां बजी हैं और लगभग मैं उठा मैंने मुंह धोया बोला क्या बात हुआ बोला अरे अभिषेक तिवारी ऐसा है कि एक साथ 30 जगह पे रेड हुआ है मैंने बोला ये किस चीज का रेड हुआ है तो बोला कि नहीं वो चाइनीज यूट्यूबर वाला मामला जो था वो बहुत सीरियस हो गया है और उसमें एक फैक्टर है अनुभव चक्रवर्ती उसने डील कराई थी गौतम नवलखा के थ्रू ये सारा ट्रेल पास हो गया मैंने बोला क्या बात कर रहा है यार गौतम नवलखा को 2018 में अरेस्ट किया गया था फिर भी कैसे हो गया और ये अनुभव चक्रवर्ती तो एनडीटीवी वगैरह में हुआ करता था बोला कि सर ये मामला सिर्फ वहीं तक नहीं जाएगा सर बहुत जाएगा इसमें मेरे पास बहुत कुछ जानकारियां थी मैंने शेयर भी किया बहुत और इस पे 2-3 एपिसोड करना पड़ेगा मुझे तो ये जो आप कर रहे हैं ना कि हम वास्तव में एक चौराहे पे है जहां एक तरफ चीन के गद्दार बैठे हुए एक तरफ पाकिस्तान के गद्दार बैठे हुए हैं और ये सब भारत के अंदर है एक तरफ गजवाए हिंद वाले हैं वारफा खानम की सुरमई आंखियों में जब भी मैं झांकता हूँ ईमानदारी से तो मुझे गजवाए हिंद का ख्वाब नजर आता है पता नहीं क्यों सर क्यों, रोहिणी सिंह की आंखों में नहीं लगता? नहीं सर वहां वो अलग ख्वाब है सर वो ईसाइयत वाला ख्वाब है कि अच्छा। हम मिशनरी गैंग वाले हैं वो अलग ख्वाब है तो और राजदीप की आंखों में क्या झांकते ही नहीं आप? नहीं सर मैं मीठा झांकने नहीं हूँ लायक सर नहीं है। नहीं वो उसकी हरकतें मीठो वाली हो गई है सर इसलिए मैं नहीं झांकता तो खैर जो भी ये मैं कॉन्क्लेव पे था कि ये जयपुर डायलॉग कॉन्क्लेव में आपका एक्सपीरियंस जो होगा ना वो अद्भुत होने वाला है और मेरा जल्दी वीडियो आने वाला है वो इंट्रो वाला वो जल्दी मैं जयपुर डायलॉग्स टीम से बोलता हूँ भेजिए भाई टाइम पे अब महीने भर से कम का समय बचा हुआ है हैं? जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप लोग और आ जाइए बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हमें सहायता भी कर दीजिए क्राउड फंडिंग के माध्यम से और जिनको स्पॉन्सरशिप लेनी हो तो वो भी कर सकते हैं। वैसे स्पॉन्सर मेरे ख्याल से अब सारे स्लॉट्स लगभग समाप्त से हैं, फिर भी जो लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आइए हाँ, तो हम बात करते हैं हमारे कास्ट सेंसस की। वैसे तो मुसलमानों की भी जातियाँ तो बताई गई हैं, जी लेकिन उनको अंडर प्ले क्यों कर रहे हैं नीतीश बाबू? उनको भी तो ज़रा बढ़ा-बढ़ा के बताएँ ना कि भाई बुनकर समाज को ही मिलना चाहिए क्योंकि बुनकर समाज 4% से अधिक है और सैयद जिनको सब कुछ दिया जाता है, वो 0.22% ही है। आप ले आए ना अपना पसमंदा वाला अपना वाला एंगल बीजेपी वाला नहीं अपना वाला पसमंदा वाला एंगल हम नीतीश बाबू से पूछते हैं। ये जो आप लेकर के देखिए नीतीश बाबू की आवाज में थोड़ा अंतरात्मा बुलाते हैं हुँ।
देखिए संजय जी, जो ये कास्ट सेंसेक्स हुआ है, इसका एकमात्र कारण था बिहार में जिसकी जितनी और हम तो अभी 9 अलग-अलग पार्टियों से बात करके आए हैं। हम तो बात करके आए हैं कि हमको पीएम बनाओ। देवेगौड़ा से बात करके आए थे, कांग्रेस वाले नहीं माने, इसका अलग दुःख है। खैर, लेकिन संजय जी, मेन बात है कि जब तक बिहार में हम नीतीश को पीएम काहे बनाओ? काहे कि वो उनकी जो जनसंख्या है वो हमारे जो गुजरात के मोड भाई हैं, जो आपके क्या बोलते पटेल, हैं, नरेंद्र मोदी जी वाले जाति वाले, उनसे अधिक है इसलिए? हाँ, और प्लस वो इंजीनियर आदमी है। उनके उन देखिए, उनका ये मानना है कि उन्होंने उस समय में इंजीनियरिंग की, जब बिहार में बहुत कम लोग उनकी जाति से इंजीनियरिंग करते थे। आप समझिए समझिए सर, वो आप गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं। देखिए, बिहार में जब तक जातियों के अंदर वो उन्माद नहीं रहे, बिहार में ये जातीय उन्माद क्यों है? हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट नौकरी नहीं है। और मैंने अभी 4 दिन पहले अपने चैनल पे एक शो किया था सर, जिसमें बताया था कि मुंगेर में सर खुलेआम बीए के स्टूडेंट अपना वो पूरा गाइड वगैरह लेकर के आराम से एग्जाम दे रहे हैं। अब आप बताइए सर, ऐसे करके कोई ग्रेजुएट हो जाएगा? मैं मानता हूँ तीनों साल वैसे आपने खुले इसमें में कौन सी परीक्षा बड़ी दे बात दी। है? देखिए, मैंने सॉफ्टवेयर में मास्टर्स किया था बिट्स पिलानी से, तो वो हमारे 2 एग्ज़ाम होते थे। उनमें से एक एग्ज़ाम क्लोज़्ड बुक होता था और दूसरा ओपन बुक होता था। तो भाई जब पिलानी में ओपन बुक हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं ओपन बुक हो सकता है? ये अलग बात है कि अगर ओपन बुक एग्ज़ाम में आप गलती से किताब-विताब लेके चले गए और उसको कंसल्ट करने में लग गए, तो पक्का था कि आप पेपर नहीं कंप्लीट कर सकते। हाँ, अब मैं ओपन बुक पे भी आता हूँ सर। ओपन बुक में क्या है कि समय बहुत सीमित होता है। अगर आपको सही ढंग से ये पता नहीं है, आपने अध्ययन नहीं किया, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि थर्मोडायनामिक्स किस पेज में है। मैं बीएससी की दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, साइंस के स्टूडेंट होने को। आपको पता नहीं चलेगा विस्कोसिटी कहाँ पे है, तो आप तो पेज ही ढूंढते रह जाइएगा। मैं उस संदर्भ में नहीं आ रहा हूँ। जिस प्रकार से बिहार में ओपन बुक होता है, उसको हम लोग चोरी बोलते हैं, खुलेआम। तो वो एग्जाम हुआ, अब उससे आप बीए कर गए, तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी सर? सरकारी नौकरी, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं। तो सरकारी नौकरी में, चूंकि एकमात्र वही नौकरी है, प्राइवेट तो यहाँ पे आना नहीं है, क्योंकि वहां तो गुंडा ही है, गुंडई टैक्स अलग लगता है बिहार में। तो प्राइवेट नौकरी है नहीं, सरकारी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तब आप बताइए सर, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पे आग लगाएंगे तो लगेगी ना। तब तो ये माचिस और पेट्रोल छिड़क के आग लगाया जा सकता है ना। मैं संदर्भ समझा रहा हूं सर, क्योंकि बिहार की राजनीति को मैं अलग दृष्टिकोण से देखता हूं, जो उत्तर प्रदेश में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे जाएंगे, यहाँ तो यादव 8.5% और वहां पे ब्राह्मण अकेले 13%। चलेगा वो राजनीति? जो अखिलेश यादव, मतलब अखिलेश यादव किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं यार? बिहार की राजनीति को यूपी के संदर्भ में ले रहे हैं। भैया कहाँ रहते हैं आप तो सर यूपी से, आप ही कुछ कभी समझा दीजिए सर, कि ऐसे राजनीति बिहार की पूर्वांचल तक कर सकते हैं, उससे आगे अलग राजनीति है। उत्तर प्रदेश में 4-5 तरह की राजनीति है, तो जिसकी जितनी भागीदारी हर जगह नहीं चलता। जी। तो मैं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि भाई जो अति पिछड़ा है वो है 36% राइट। और जो पिछड़ा है वो है 27%। राइट। तो जो खाली पिछड़ा है हम्म। उसमें यादव आ गया ठीक। 14%, उसमें कुशवाहा आ गया 4%, ठीक। उसमें कुर्मी आ गया 3% से थोड़ा कम। हम्म। हम्म और इसके अलावा और बाकी जो 6% में कौन कौन से आ गए? इसके अलावा सर, ओबीसी और ईबीसी में सर क्या क्या है, ये आ गया ना, कुशवाहा। वो कुशवाहा तो आपने गिन जोड़ा। लिया हमने, कुछ कुर्मी कोरी तो दोनों गिन लिए। हाँ। मैं ये बता दूं कि सर वैश्य समाज को भी ओबीसी में गिना जाता है। और इसके अलावा मुसलमानों के अंदर बहुत सारे ओबीसी ओबीसी है, जो मुसलमान इनका हक मारे हुए हैं। आप जहां आना चाहते थे, मैं बता दे रहा हूँ कि आ बहुत गई सारे ना। मुसलमानों को, हाँ, बहुत सारे मुसलमानों को आपने ओबीसी में डाल रखा तो वो मुसलमानों में भी तो दो फाड़ हो गए, ओबीसी अलग ईबीसी अलग। कौन किसके साथ जाएगा? किसकी संख्या भारी है बताओ ये ना हमको।
नहीं तो वहां तो इन्होंने जातीय जनगणना के हम समय वो तो स्वाहा भाई नीतीश बाबू के नारे को पूरी तरह से अंगीकार किए हुए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब उसी में हम नीतीश बाबू की और तेजस्वी बाबू की हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसे हिसाब कीजिएगा तो अकेले जीतन राम मांझी सीएम की कुर्सी पे क्लेम कर देंगे, बोले उतरो 2% 8 वाला कहाँ सीएम बना हुआ है, हमारी ज्यादा है मुसहर जाति, क्या बात कर रहे हो? यहां तक कि मल्लाह क्लेम कर देगा सर। और करेगा ना। हाँ, और यही नहीं, रविदास क्लेम क्लेम करेगा, 5.2% है रविदास। बोला का बताओ तुम हमको हाँ, सीएम छोड़ो, डिप्टी पासवान सीएम भी तो नहीं बना। पासवान तो 6% है। पासवान 6% है। नहीं खैर, उनकी रामविलास पासवान के सुपुत्र जी ने तो इस आंकड़े को ही फर्जी कह दिया, बोला उनके हिसाब से तो और भी ज्यादा है। और बाकी जनजाति का ही उन्होंने बोल दिया भाई कि ये हम मानेंगे नहीं, ये मानते नहीं हम, ये बिहार में चलेगा नहीं, ये सब बेकार बात है। और कल जो है इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही बोल रहे हैं। अब तो उपेंद्र कुशवाहा को आपने मास लीडर बनाने का प्रोग्राम बना लिया ना, अब तक तो वो दबे दबे थे कि नहीं नहीं हो सकता है यही ज्यादा हो नीतीश कुमार की कम्युनिटी लॉ कुछ समीकरण में। अब वो चढ़ के बोलेंगे कि हमारी ज्यादा है, हमारी भागीदारी ज्यादा है, नीतीश कैसे हमारा नेता हो सकता है। तो जो सेल्फ गोल मारा है, ये मुझे लगता है कि मैराडोना मैराडोना के हैंड, गॉड ऑफ हैंड वाला गोल से ज्यादा खतरनाक है ये। उतना भयंकर गोल तो मैराडोना ने भी नहीं मारा था। अब आप जो है वो हमारी असली बात पे तो आ नहीं रहे। नहीं मुसलमान, आपने जो बोला वही ना हम तो कि नीतीश बाबू के पूछ रहे हैं भाई, नीतीश बाबू का क्या होगा ये बताइए पहले। देखिए अब नीतीश, तेजस्वी जी और नीतीश जी आपस में बात कर रहे हैं इस सेंसस के बाद में, तो ये क्या बात कर रहे हैं देखिए कि अभी तो अरे ये है। नीतीश बाबू जी अब तो छोड़ दीजिए ना, हम देखिए हमारी संख्या भारी है आपसे बहुत ज्यादा। तो नीतीश बाबू कह रहे हैं तेजस्वी भाई, सुनो कि आप जितनी भी बात कर रहे हो ना, या आपका यादव वाला मामला भी नहीं चलेगा, क्योंकि यादव में भी कंसवंशी और कृष्णवंशी अलग अलग है। नहीं यादव में तो सबसे पहले देखिए, यादव में तो विभाजन पहले ऐसे होता ही था कि वो अहिर है, बिहार में बोलते हैं गंवार है, उसके बाद यदुवंशी अलग हो जाता है, उसमें चंद्रवंशी टाइटल लगाने वाले अलग हो जाते हैं। उस पे मैं नहीं जाऊंगा। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि नीतीश कुमार को लगा था कि इस सेंसस में जो उनको एडवांटेज मिलेगा, जब ये शुरू हुआ था तो पीएम वाला एडवांटेज उनको मिल जाएगा, क्योंकि लालू कम्युनिटी साथ में, लालू कम्युनिटी मतलब मैं पूरा 14% से बोल रहा हूँ। लेकिन अब स्थिति कुछ और है, वो कन्वेनर तक उनको नहीं बनाया जा रहा है। तो अब जो आप सोच रहे हैं ना, ये 2024 के बाद, मैं बहुत पहले भी मैंने बोला था आपके चैनल पे, 2024 चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा, और अब तो मैं एकदम कायम हूं कि एनडीए 25 से नीचे नहीं जीतेगा सीट। अब तो और मैं कायम हो गया। ये जो सेल्फ गोल मारा है इन्होंने ना, अभी तो प्रशांत किशोर के इस पे आने हैं जातीय जनगणना और इस पे बयान जो अभी वो चलेगा, ये कितना बड़ा ब्लंडर साबित होगा, ये आपको 2025 में पता नहीं चलेगा, 24 में पता चल जाएगा चुनाव के रिजल्ट के दिन। उसी दिन नीतीश सरकार की अंतिम गिनती हो जाएगी और उनका सरकार गिर जाएगा सर। हम्म। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है अब? भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी अभी ऐसे में तो बहुत क्लियर है, कदम फूक फूक के रहिए। और नहीं, मैं बिहार इसलिए में कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको एक तरह से अपने चारों तरफ कर ही लिए थे, 2014 जीते ही थे अति पिछड़ा के साथ समीकरण बना के। वो अभी भी अति पिछड़ा के साथ उनका समीकरण है, इसी वजह से वो पहले इसको जातीय जो वैमनस्यता है, वैमनस्य है, उसको नहीं भड़कने देना चाहती। वो लालू और नीतीश के पिच को समझ 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 चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब से अधिक, बीजेपी से अधिक बीजेपी के अलायंस का रोल यहाँ पे बढ़ जाता है। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, या पासवान जी हो, चिराग पासवान जी हो, या मुसहर जाति के जीतन राम मांझी हो, ये लोग जब अपनी ट्रैक पे आकर के इनको काउंटर करेंगे फर्जी आंकड़ों से लेकर के, तब इनके अंदर वो पैनिक क्रिएट होगा कि भाई हमने तो सोचा था कि इन सब को एक, इसका मकसद ये था ना 85%
15 करने का, क्योंकि कल से आप देखिए जितने जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो योगेंद्र यादव हो या राहुल गांधी, वो किस प्रकार के ट्वीट कर रहे थे। उनका इंटेंशन ये था कि बिहार में एक जातीय उन्माद फैले और आपस में लड़ाई हो। और बीजेपी की अभी स्ट्रेटेजी है कि इस पे जाना ही नहीं है। हमें विकास की बातें करनी है, हमें ओबीसी के बारे में बात करना और ओबीसी की भागीदारी ओबीसी के अंदर, और ओबीसी से के पहले जो अति पिछड़ा है उसकी भागीदारी ओबीसी के अंदर क्या होगी उस पे। इसीलिए मैंने कहा था कि रोहिणी कमीशन का अब आने का रास्ता नीतीश कुमार ने साफ कर दिया। अब ये लोग विरोध करेंगे ना तो बवाल मचेगा। क्यों बवाल मचेगा? आपकी जो समृद्ध जातियां हैं पिछड़ा वर्ग में, उनको तो बहुत नुकसान होने वाला है। हाँ, मैंने वही बोला ना कि अब जब इन्होंने तो रास्ता साफ कर दिया, अब वो कहेंगे कि ये जो समृद्ध जातियां हैं, जो इतने वर्षों से आरक्षण का लाभ उठा रही है, ये अति पिछड़ा के साथ ऐसा अन्याय क्यों चलेगा? उनकी भागीदारी दो। और जैसे उनकी भागीदारी की बात आएगी, इस देश की पूरी राजनीति बिहार, पूर्वांचल, और इनफैक्ट पूर्वांचल नहीं क्यों, फिर वो पश्चिमी यूपी में भी पहुंचेगा और वो हरियाणा, राजस्थान में भी ठीक-ठाक पहुंचेगा, कर्नाटक तक पहुंचेगा सर। क्योंकि वो पीएम वाला इम्पैक्ट होगा। वो भूकंप जो है वो उसका केंद्र भले दिल्ली में होगा, लेकिन उसका वो जो झटके लगेंगे वो कई क्षेत्रीय दलों को लगेंगे और बड़ा क्विक लगेगा सर। हो सकता है कि उनकी पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, पार्टी का जो कार्यालय है वो गिर जाए उस भूकंप में। बड़ी खतरनाक स्थिति है भाई, ऐसे तो कैसे चलेगा। उत्तर प्रदेश में बताइए, अभी मैं देख रहा था कि 2 पैरेलल न्यूज़ आइटम दिखा रहे थे जी। हमारे ट्विटर /एक्स के ऊपर। हुँ। उसमें एक तरफ दिखा था कि बिहार में 63% पिछड़े, हुँ। दूसरी तरफ जो चल रहा था कि उत्तर प्रदेश से एन्सेफेलाइटिस, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस खत्म। जी। जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस तो आपके यहाँ भी होती है, आपके यहाँ खत्म हो गई क्या? नहीं। देखिए जापानीज़ एन्फ्लूएंजाइटिस की जहाँ बात है, ये वो पीक तिरहुत प्रमंडल का जहाँ पे भी लीची वगैरह की खेती होती है, वहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है। और मुज़फ्फरपुर, मोतिहारी के लोग भागते हैं गोरखपुर हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ अच्छा इलाज है। अब ये विडंबना है भारत की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की सरकार का ये कमाल देखिए कि बिहार में जो लोग हैं वो इलाज के लिए गोरखपुर हॉस्पिटल भाग रहे हैं। पीएमसीएच बिहार के एम्स आने के बजाय इंदिरा गांधी जो आयुर्वेदिक संस्थान है जो है आईजीएमएस है, वहां आने के बजाय वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं इस सरकार का तो मुखिया अपना आंख दिखाने भी दिल्ली में जाता है। यहाँ तो स्थिति, क्योंकि यहाँ तो आपने वही बोया ना वो कास्ट, आपने बोया कास्ट तो उगा कास्ट। अब कास्ट नाम की फसल डॉक्टर एजुकेशन में कहाँ लोग जुड़ेंगे? उनको तो वो नहीं चाहिए होता वहां पे, उस पोजीशन पे वो कास्ट नहीं। ये कास्ट वाला एंगल सिर्फ वोटिंग के समय आता है और अपने जो है अहम के अंदर। दरअसल इसमें भी सारा खेल सर इकोनॉमी का ही तो है, अर्थशास्त्र का ही तो सारा खेल है। और बिहार में चूंकि अब वही गायब है, अर्थशास्त्र या तो नेताओं के पास है। तो अब तो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये देखना होगा जब टिकट का बंटवारा होगा, तो जदयू जो इस ट्रैप में फंसी है वो कैसे इस प्रयोग में लेके आएगी। क्योंकि मुसलमान को भी अपने अधिकार के हिसाब से उनको टिकट देना होगा। अपनी पार्टी में उतना 14% यादव के हिसाब से कैसे टिकट देंगे? उतना तो यादव हो भी नहीं करेगा नीतीश की पार्टी में। उस हिसाब से पासवान को, मुसहर को, किसको देंगे? कुर्मी कम रहेगा, कुशवाहा को अधिक देंगे। कैसे देंगे नीतीश कुमार, कैसे करेंगे? ये तो नीतीश कुमार के आगे एक चैलेंज बन गया है। उनको अभी लगा कि 90 के दशक में लेके चले जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि सोशल मीडिया नाम का एक अलग जीव जंतु अब इस दुनिया में आ गया है, जो उनके हर एक चाल को राजनीतिक स्तर पे लोगों के द्वारा काट देता है। और अब तो अति पिछड़ा लोग ही बोल रहे हैं बिहार में कि हमको अधिकार दो, हमारे हक पे काहे कुंडली मारे बैठे हो? जी। बात तो सही है आपकी, काहे कुंडली मारे बैठे हो। तो कहने का अर्थ ये है कि ये मामला जो ये पासा इन्होंने फेंका है, ये इनके उल्टा पड़ेगा। चलिए, नीतीश बाबू का तो ठीक है।
राहुल बाबू क्यों उछल रहे हैं इसमें? राहुल बाबा क्यों उछल रहे हैं इसमें? अब ये समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने ही सुरजेवाला के कांग्रेस ने बाद तो कभी ओबीसी की राजनीति कभी कांग्रेस को तो कभी फली नहीं है आज तक। पता नहीं, सुरजेवाला ने तो कहा था कि वो कौल दत्तात्रेय फलाना ढिमकाना ब्राह्मण है, ऊपर से जनेऊधारी अलग लगाया था। अब वो तो उनको उनकी आबादी तो कम कर दी गई है। राहुल गांधी अपने आप में रिसर्च का सब्जेक्ट है सर। मुझे लगता है कि विवेक अग्निहोत्री को द वैक्सीन वार से पहले द राहुल गांधी इन एंड एज राहुल गांधी के बहुत सारे शेड्स हैं। कहीं वो जूता वाले बन जाते हैं, कहीं कुली बन जाते हैं, तो वो जो एक है ना, वो एक अलग उस पर रिसर्च करना पड़ेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए, क्योंकि ये आदमी बड़ा विचित्र है जिसकी राजनीति जीवन भर कांग्रेस करती आई। अरे कांग्रेस में टॉप मोस्ट महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष से लेके कोई है ओबीसी? अध्यक्ष है ना? है जबरदस्ती। अरे अध्यक्ष तो शेड्यूल कास्ट है साहब। अरे अभी कांग्रेस अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिहार कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा। आप वहां कहां दिल्ली पहुंच रहे हैं? वो तो बीच बीच में गृह मंत्रालय में भी वो सिंधे को लेके आते हैं, वो अलग पॉलिटिक्स है। आप जो राजनीति करते हैं, क्या कांग्रेस जानी भी जाती है ओबीसी राजनीति के लिए? अभी मध्य प्रदेश में इनका टिकट बंटने दीजिए और गिन लीजिएगा कितनी ओबीसी को इन लोगों ने दिया है। खुद कमलनाथ हैं, वास्तविकता के धरातल पे आके बात कीजिए ना, हवा हवाई बात करने से थोड़ी ना होगा। नकुलनाथ और कमलनाथ माला लेकर के जय धीरेन्द्र शास्त्री किए जा रहे हैं, और आप बिहार में 4% ही सचिव ओबीसी में। अरे यार, इस आदमी को मतलब क्या हो गया है? मुझे लगता है कि इस आदमी ने अकेले, मैं बड़ा संतुष्ट रहता हूं जब ये राजनीति में आता है ना, तो मैं संतुष्ट रहता हूं कि जेपी नड्डा बीजेपी का कितना भी सर्वनाश करना चाहे, वो राहुल गांधी के होते हुए नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी अकेले सक्षम हो, जेपी नड्डा पे बहुत भारी है। वो जेपी नड्डा अगर बीजेपी को गिराना चाहेंगे, राहुल गांधी अपने कंधों पे, जैसे होता है ना, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया था, ये पूरा बीजेपी उठा लेते हैं। बोला ऐसे कैसे हरा दोगे मेरे रहते बीजेपी को? और ये अलग प्राणी है सर। देखिए, आज अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट किया जिसपे जी। मैंने कमेंट किया, और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। और यदि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक ये कहा जाएगा, तब तो फिर यहाँ मेजॉरिटेरियनिज्म हो जाएगा। अब इसको ये लग रहा बताइए था ये क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस नहीं, का हाँ, सबसे बड़ा वकील जो है वो इस तरह की बात कह रहा है। हाँ, वो इसलिए कह रहा है बेचारा, क्योंकि वो जानता है कि कहीं अगर कॉलेजियम वाला और ये सब में वो ये जो घुसाने का प्रयास कर रहे हैं वो चला गया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसका तो आय का साधन सर वही सुप्रीम कोर्ट और वही वकालत है। वहां तो कम से कम अधिकता है। तो ये जो ये सही समझ रहा है, और ये बात भी मैं अभिषेक मनु सिंघवी की ठीक है, लेकिन क्या है कि ये सब ट्वीट करने से पहले मालिक से तो पूछना चाहिए कि मालिक बोल रहे हैं क्या। मालिक कुछ और बोल रहे हैं, गुलाम कुछ और बोलेंगे। ये तो मालिक और गुलाम के बीच की परिभाषा का भी न अपमान है। तो ये जो मालिक और गुलाम के बीच का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को जो है तोड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। मेरा ये मानना है कि अभिषेक मनु सिंघवी पहले राहुल गांधी से पूछते फिर ट्वीट करते तो अच्छा रहता। मालिक से पूछना चाहिए, गुलाम को ऐसे अधिकार ही नहीं है। डेफिनेशन गलत हो गया सारा गुलाम का। अब कर दिए हैं तो क्या होगा? नहीं होगा कि अब राहुल गांधी भी क्या कर सकते हैं? सारे केसेस तो उस गुलाम को ही देखने हैं। ये मैंने बोला ना, ये अजब गजब की कहानी है इनकी। सारा केस कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को देखना है, और इनके बिना कुछ बोल भी नहीं सकते। और राहुल गांधी जो है अलग मूड में रहते हैं, वो इनसे बिना सलाह लिए कुछ भी बोलते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस एक अद्भुत स्टेज से गुजर रही है, जहां पे गुलाम क्या बोलते हैं, चमचे क्या बोलते हैं, मालिक क्या बोलते हैं, ये तीनों अलग। अभी रिसेंटली प्रमोद कृष्णन का बयान आया था, उसने बोला कि कांग्रेस में सनातन विरोधी तत्व घुस गए। तो तुम सनातन में कांग्रेस पार्टी में अभी तक कर क्या रहे हो जब घुस गए? तो सबसे बड़ा उसका तत्व ट्वीट तो सबसे बड़े तत्व तो उनके जो
प्रिंस है वही है। अब आपने वो बात कह दी। कुछ ये बातें नाम नहीं नहीं ले रहा हूँ, कहने। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो प्रिंस है वो है। अल्ले आप प्रिंस कहिए, राजकुमार कहिए, लोग तो समझ ही जाते हैं। नाम लेने की मैं हर बात थोड़ी ना नाम लेता हूँ कटाक्ष के समय। मैं क्लिप कटवा कहूँ तो लोग तो समझ ही जाएंगे कि क्लिप कटवा कौन है। उसी तरह से प्रिंस लोग समझ जाएंगे। हमारे दर्शक विशेष जो है वो सामाजिक परिवार के सदस्य बहुत समझदार लोग हैं, वो समझते हैं। अब मुझे लगता है जनसंख्या जनगणना और एक और चीज हुआ है, इस अगर मैं लालू प्रसाद यादव की जगह और नीतीश कुमार की जगह होता, तो इसको मैं रिलीज करता ठीक चुनाव से 15 दिन पहले, तब इसके इम्पैक्ट कुछ और हो सकते। इतना पहले कीजिएगा ना तो नरेंद्र मोदी के तर्कस में ऐसे ऐसे तीर है कि आप अपनी पिच पे बैटिंग ही नहीं कर रहे होंगे। आज तो आप चीनी यूट्यूबर पे बैटिंग कर रहे हैं पूरा दिन। कल जब आप सुबह उठेंगे तो किसी और मुद्दे पे बैटिंग करेंगे, क्योंकि 85% वर्सेस 15% बोल दिया। वो तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना के बारे में बात करने लगे। अब जैसे हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो आप इस्लाम पे आ जाइएगा और आपका पिच बदल जाएगा, और वो तो नहीं, यही फिर चाहते कहेंगे हैं। कि साहब माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट रिसोर्स, फर्स्ट राइट ऑन आवर रिसोर्सेस। तब अब वो बोलेंगे, तब माइनॉरिटी फिर का जो तब फर्स्ट फिर राइट फिर है वो फिर कहाँ गया अब तो कह रहे हैं साहब मेजोरिटी का, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसका हक है। तो तो फिर मेजोरिटी मैं का तो वही कोई कह रहा हक हूँ, ही तब नहीं है। तो बेचारे तब मैं बुनकर जो है वो 4% में ही रह जाएंगे, हाँ, और सैयद जो है वही करेंगे, तो फिर वही और वो जो सैयद पार्ट। तो 0.2% वाले में, हाँ, वो भी और बिहार मुझे में, बाकी जगह तो इतने भी नहीं है। हुँ। और इसमें क्या है ना सर कि इसके अलावा आर्थिक रूप से कौन जाति कितनी सक्षम है, ये भी जनगणना में लोगों ने से सवाल पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था। इसका हम्म। उत्तर नहीं दिया गया कि अपनी जनसंख्या के हिसाब से कौन जो है बहुत गरीबी दर में जी रहा है, कौन वास्तव में पिछड़ा है आर्थिक रूप से, ये सारा भी सर्वेक्षण में लिया गया था। इसके आंकड़े तो जारी नहीं किए गए हैं। जो चिराग पासवान ने कहा है कि आई डाउट, मुझे लगता है चिराग पासवान के डाउट में दम है। और अब देखना पड़ेगा चिराग पासवान के स्टेटमेंट के बाद, हमें इस पे 2-3 शो करने पड़ेंगे क्योंकि ये लंबा खींचेगा बिहार में। चिराग पासवान के डाउट के बाद अब क्या स्थिति बनेगी बिहार में और ये कैसे उत्तर देंगे उसका, वो इंपॉर्टेंट है। जी। तो आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। सेल्फ गोल बाय नीतीश कुमार, 1 लाइन। ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।